प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पुनः अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारतीय विदेश नीति बीए पार्ट थर्ड का द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रथम अध्याय के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुए अंतर्राष्ट्रीय विकास के क्रम में हमने अभी तक निम्न बिंदुओं के बारे में चर्चा की है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन व उसका बढ़ता हुआ महत्व, अमेरिका व सोवियत संघ का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्ति के रूप में उदय के साथ यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। साथ ही हमने पढ़ा कि एशिया व अफ्रीका के देशों में किस प्रकार राष्ट्रीय जागरण हुआ। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम के प्रयोग के साथ ही दुनिया में परमाणु युग का सूत्रपात हुआ। हमने ये भी देखा कि नवोदित राष्ट्रों में साम्यवादी विचारधारा का तीव्र गति से प्रसार हुआ और इसके साथ ही हमने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात नाटो, वार्शा, सीटो अर्थात साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो अर्थात सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि अनेक सैनिक संधियों के गठन के बारे में अध्ययन किया है। हमने यह भी देखा था कि किस प्रकार शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ और विश्व का द्विध्रुवीकरण हुआ। सोवियत संघ और अमेरिका, इन दो महाशक्तियों के मध्य किस प्रकार शक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बंटवारा हुआ। हमने यह भी देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के पतन किस प्रकार हुए और प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित नवीन राष्ट्रों का उदय कैसे हुआ। गुटनिरपेक्षता की नीति का उदय के बारे में भी हमने चर्चा की। आज हम इसके आगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या नवीन प्रवृत्तियां विकसित हुई के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिससे कि राजनीतिक संबंधों के अध्ययन करने में हमें आसानी हो। इस क्रम में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के युग का सूत्रपात हुआ। हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस प्रकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ और जो किस प्रकार जिसने मानव जाति के उत्थान के लिए भी कार्य किया और दूसरी तरफ उसके पतन के लिए भी कार्य किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का युग वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का युग कहलाता है। इसके कारण पूरा विश्व एक यूनिट, एक इकाई, एक परिवार बन गया है और इसी से अंतर्राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन भी मिला है। वहीं वैज्ञानिक तकनीकी और विकास के कारण ही विश्व राजनीति में महाद्वीपीय राज्य की संकल्पना का भी विकास हुआ। सोवियत संघ, चीन, भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीपीय राज्य कहलाते हैं। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप भी महाद्वीपीय स्तर पर एक यूरोपीय राज्य की कल्पना को साकार करने का प्रयत्न में लगा हुआ है। आप सभी जानते हो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास के क्रम में अगला बिंदु जिसका अध्ययन हमें करना है वह है यूरोप का पुनर्निर्माण एवं पुनर्गठन। हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप कई आधारों पर विभाजित हो गया था, किंतु 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, जिसका कि अन्य कारणों के साथ साथ गोर्बाचोव की ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीतियां भी रहीं, अब पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, जिसे हम साम्यवादी और पूंजीवादी यूरोप अर्थात नाटो या वार्सा का यूरोप भी कहा जाता रहा है, का अंतर समाप्त होने लगा है, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का पराभव हो गया और उसके साथ ही पूरा साम्यवादी जो गुट है उसका विघटन हो चुका था। यूरोपीय संघ के निर्माण की दिशा में यूरोप की मुद्रा अर्थात यूरो डॉलर का भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। ऐसी आशा की जाती है कि आने वाले समय में संगठित यूरोप अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। अतः यूरोप का पुनः एकीकरण हो रहा है। हालांकि ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय 2016 में किया, रेफरेंडम हुआ और अभी 2020 जनवरी में उसका रेफरेंडम के आधार पर वो ब्रेक्जिट के द्वारा यूरोपीय संघ से अलग हो गया। इस गतिविधि ने यूरोपीय एकीकरण को ठेस तो पहुंचाई है तथा आज भी यूरोपीय संघ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विकास के क्रम में नवीन प्रवृत्ति के क्रम में बहुत महत्वपूर्ण विषय जो हमें देखने को मिलता है, एक वो है जिसको हम कहते हैं रूस चीन मतभेद। हालांकि रूस और चीन दोनों ही साम्यवादी देश हैं और जब
चीन में साम्यवादी क्रांति 1949 में हुई थी माओ के नेतृत्व में, उस समय इन दोनों में काफ़ी घनिष्ठ मित्रता थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए, राष्ट्रीय हितों को देखते हुए इन दोनों में धीरे धीरे टकरार आने लगी और इनमें मतभेद उत्पन्न हो गए। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थियों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में रूस और चीन विवाद विश्व की सबसे बड़ी घटना प्रतीत होती है। इस घटना से साम्यवाद की उग्रता तो कम हो गई। हम सभी जानते हैं कि सन 1956 से 1969 तक, 1956 से 1969 तक दोनों शक्तियों के मध्य अंदर ही अंदर व्याप्त हो रहा, मतभेद अंदर ही अंदर व्याप्त हो रहा था। और 1969 मतलब 1969 में दोनों देश खुले रूप से एक दूसरे की आलोचना करने में लग गए थे। रूस और चीन मतभेदों के कारण रूस में तत्कालीन राष्ट्रपति ख्रुश्चेव द्वारा समझौतावादी उदार रुख अपनाना और साम्यवादी जगत के नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा और दोनों के मध्य सीमा विवाद प्रमुख देखे जा सकते हैं। रूस और चीन के मध्य विवाद से विश्व राजनीति पर गंभीर प्रभाव पड़े, जिन पर प्रकाश में डालना उचित समझता हूँ और उपयुक्त होगा कि उनके बारे में हम जानें। पहला यह है कि इससे साम्यवादी जगत की एकजुटता को आघात पहुँचा। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवादी जगत में एकता देखने को मिली, जिस प्रकार पूर्वी यूरोप के तमाम देश, जिसमें यूगोस्लाविया, बल्गारिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, ये सारे देश जो एक प्रकार साम्यवादी विचारधारा को लेकर चल रहे थे, और चीन, क्यूबा, हमने देखा कि इस घटना से साम्यवादी जगत की एकजुटता को बहुत आघात पहुंचा था। वहीं इसने साम्यवादी विचारधारा में बहुकेंद्रवाद को जन्म दिया। इसके साथ ही इससे राष्ट्रीय साम्यवाद को प्रश्रय मिला। साम्यवाद पर सोवियत संघ के वर्चस्व को झटका भी लगा और चीन एवं पश्चिमी यूरोप व अमेरिका नज़दीक भी आए थे। सोवियत संघ के पतन के बाद अब पुनः रूस और चीन एक दूसरे के नज़दीक आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अगला जो बिंदु हमें देखने को मिलता है वह है, हमें अंतर्राष्ट्रीय विकास के क्रम में जो देखने को मिलता है वह है कि एक ध्रुवीय विश्व से बहुध्रुवीय विश्व की ओर रुझान। विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 1991 तक पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो ध्रुवों में बटी रही, जिसकी चर्चा पूर्व के व्याख्यान में की गई है। और जैसे ही 1991 के बाद विश्व में एक ध्रुवीय अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया, क्योंकि इसी वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ था और उसके साथ ही साम्यवादी दुनिया का भी विघटन हो गया था। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में अन्य ध्रुवों के विकास की प्रक्रिया जारी है। जैसे जापान आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका का प्रबल प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं चाइना और रूस का सामरिक समझौता उसके सामरिक प्रतिनिधि के रूप में उभर रहे हैं। यूरोपीय राष्ट्र भी यूरोपीय समुदाय का निर्माण कर इस प्रक्रिया को जारी किए हुए हैं। दक्षिण एशिया में भारत भी इस ओर अग्रसर है, ये किसी से छुपा नहीं है। अगला विषय जिसका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय विकास में नवीन प्रवृत्ति के रूप में देखा गया है वह है तीसरे विश्व का बढ़ता हुआ महत्व, थर्ड वर्ल्ड। या तृतीय विश्व का मतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश, वो देश जो दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं, अर्थात वो देश जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका महाद्वीप में पिछड़े हुए थे, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी, जो विकास के दौर में थी, ऐसे देशों को हम आर्थिक दृष्टिकोण से तृतीय विश्व की देश माने जाते हैं। तो इनका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे ये देश आज़ाद होते गए, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से ये अपनी मुक्ति प्राप्त करते गए और ये यूएनओ के सदस्य भी बनते गए, तो इनका एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व हमें देखने को आज मिलता है। यद्यपि आज तीसरे विश्व के राष्ट्र हालांकि अर्धविकसित हैं या छोटे हैं, फिर भी वे अपनी संख्यात्मक शक्ति के बल पर यूएनओ में निर्णय को प्रभावित करने की स्थिति में आ गए हैं। और दूसरा बिंदु जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के रूप में देखने को मिलता है, वह है नव उपनिवेशवाद, न्यू कॉलोनिज्म तथा उत्तर दक्षिण संवाद, नॉर्थ साउथ डायलॉग एवं दक्षिण दक्षिण संवाद अर्थात साउथ साउथ डायलॉग। ये तीन जो प्रवृत्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थियों, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विकसित और समृद्ध राष्ट्र ऐसी आर्थिक नीतियों का अनुसरण करने लगे हैं ताकि इन नीतियों के सहारे वो तृतीय विश्व के देशों की आंतरिक गतिविधियों में, यानी विकासशील देशों जिनको हम विकासशील देश कहते हैं, इनकी आंतरिक गतिविधियों में, जिसमें एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश माने जाते हैं, उनका अनवरत आर्थिक शोषण कर सकें।
शोषण के इस नए स्वरूप को ही आज हम नव उपनिवेशवाद की संज्ञा देते हैं। मतलब न्यू कॉलोनिज्म का मतलब ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि आज कोई भी देश किसी भी देश दूसरे देश के ऊपर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की स्थापना नहीं कर सकता, क्योंकि आप सभी जानते हो यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित है और उसका उद्देश्य ये है कि दुनिया में प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना बनी रहे, दुनिया में आत्मनिर्णय के आधार पर देश अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करते रहें और कोई दूसरा देश अन्य देश का शोषण नहीं कर पाए। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद स्थापित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु इन विकसित देशों ने एक नई विधा उत्पन्न कर ली जिसको हम न्यू कॉलोनिज्म, नव उपनिवेशवाद कहते हैं। इस विचारधारा की आड़ में क्या करते हैं ये कि क्योंकि ये पिछड़े हुए गरीब तृतीय विश्व के जो देश हैं, इनकी सबसे बड़ी समस्या, जैसे मैंने अभी पूर्व में बताई, वह है अपना आर्थिक विकास करना। क्योंकि ये सदियों तक जब गुलाम रहे थे, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शिकार रहे, तो यहाँ किसी भी प्रकार की ना तो आर्थिक प्रगति थी, ना वैज्ञानिक प्रगति थी। अतः अपने रहन सहन के स्तर को उठाने के लिए, अपने यहाँ विकास करने के लिए इनको धन की आवश्यकता थी, इनको तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता थी और ये धन और तकनीकी ज्ञान इन विकसित देशों के पास ही था। अतः इन्होंने इन पिछड़े हुए देशों को आर्थिक मदद देने के नाम पर और बैकग्राउंड में, पर्दे के पीछे इनको प्रेशर बना दिया इनके ऊपर कि इनकी जो आंतरिक नीतियाँ हैं, चाहे आर्थिक नीतियाँ हों, चाहे इनकी वैदेशिक नीतियाँ हों, उनको ही प्रभावित करने लगे और एक कंडीशनल आर्थिक मदद देने लगे। इसी को हम नए रूप में कह सकते हैं नव उपनिवेशवाद। हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए लड़ा गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ का गठन भी इस उद्देश्य के लिए किया गया था कि दुनिया में पुनः उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद अपने पैर नहीं पसारे और सभी राष्ट्र आत्मनिर्णय के आधार पर, प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर अपने देश का विकास करें, जैसा कि अभी हमने चर्चा की। परंतु नव उपनिवेशवाद अवधारणा हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के चरणों में देखने को मिलती है। आप सभी को विदित होगा कि पिछड़े हुए तृतीय विश्व के देशों की सबसे बड़ी समस्या उनका आर्थिक विकास और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का रहा है, जिसके लिए आर्थिक मदद और सहयोग की अत्यंत आवश्यकता थी। तमाम विकसित राष्ट्र इन गरीब विकासशील देशों को आर्थिक मदद देने लगे और उसकी आड़ में इन देशों की समस्त नीतियों को प्रभावित करने लगे और इसी को हम सीमित अर्थों में नव उपनिवेशवाद या न्यू कॉलोनिज्म के नाम से जानते हैं, जो आज एक बहुत बड़ी समस्या है और एक नई प्रवृत्ति के रूप में देखने को हमें मिल रही है। और आज विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ये देश इस मांग को उठा रहे हैं कि नव उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति को रोका जाए और इन राष्ट्रों के द्वारा, विकसित राष्ट्रों के द्वारा गरीब देशों की मदद करने के नाम पर इनका एक छुपा हुआ कंडीशनल शोषण ना किया जाए। वहीं हमें आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर बनाम दक्षिण का संघर्ष भी प्रारंभ हो गया है, जिसके आधार पर नॉर्थ साउथ डायलॉग की चर्चा चली, उत्तर दक्षिण संवाद। इसके पीछे भी रीज़न यही था क्योंकि दक्षिण के पिछड़े हुए राष्ट्रों ने या दक्षिण के पिछड़े हुए देशों ने, शोषित देशों ने उत्तर के देशों से यह मांग की जाने लगी कि आप हमारा विकास करो, क्योंकि उत्तर के देश, आप देखो कि ग्लोब का जो उत्तर का भाग है उसमें जितने भी देश हैं वो अधिकांश सभी विकसित देश हैं, औद्योगिक रूप से विकसित देश हैं, वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान के दृष्टिकोण से विकसित देश हैं। तो इन देशों के ऊपर इन पिछड़े हुए गरीब दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं, चाहे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के हैं, इन देशों ने ये बात रखी, ये मांग रखी कि इन विकसित देशों का ये नैतिक दायित्व है, विधिक दायित्व नहीं, नैतिक दायित्व है कि वो इनका विकास करें, क्योंकि इन देशों का जो विकास हुआ है वो इन तृतीय विश्व के या दक्षिणी गोलार्ध के जो पिछड़े हुए देश हैं इनके प्राकृतिक संसाधनों की या मानव संसाधनों की दम पर ही हुआ है। अतः इनका आज वो देश आज़ाद हो गए तो एक नैतिक दायित्व बनता है कि ये इन देशों को भी विकास की श्रेणी में लाएं। उत्तर से यहाँ अभिप्राय है ग्लोब के उत्तरी ध्रुव के निकट के सभी देश औद्योगिक धनी राष्ट्र हैं और दक्षिण से अभिप्राय, जैसा मैंने अभी बताया, भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध के अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के पिछड़े हुए गरीब विकासशील देशों से। धनी राष्ट्र इन तीसरे विश्व के राष्ट्रों का निरंतर शोषण करते रहे। इसके विरोध में इन राष्ट्रों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इकट्ठा होकर, चाहे वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मंच हो, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच हो, चाहे ग्रुप ऑफ 77 का मंच हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का मंच हो, है ना, चाहे वो सार्क का मंच हो, चाहे वो आसियान का मंच हो,
तमाम तरह के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन बने हुए हैं उन सभी मंचों से इन्होंने अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इसे ही कहा गया था उत्तर दक्षिण या उत्तर बनाम दक्षिण संवाद के रूप में जाना जाता था। इस संवाद के माध्यम से गरीब, पिछड़े हुए और शोषित देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए विकसित देशों के नैतिक दायित्व पर बल दिया, जैसी चर्चा मैंने अभी की। उनका मानना था कि विकसित देशों का विकास इन्हीं गरीब देशों के संसाधनों की कीमत पर हुआ है, अतः उनका ही नैतिक दायित्व है कि वो भी उनका विकास करें। इसके साथ ही विकासशील देशों के कुछ संपन्न राष्ट्रों ने भी इन अल्प विकसित राष्ट्रों को आर्थिक सहयोग देने की नीति अपनाई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसे कहा गया दक्षिण दक्षिण संवाद। जब उत्तर दक्षिण संवाद से काम नहीं चला और उत्तर के विकसित देशों ने जब दक्षिण के देशों का सहयोग नहीं किया और विकसित राष्ट्रों ने गरीब राष्ट्रों को सहयोग नहीं किया, तो इन देशों ने स्वयं अर्थात दक्षिण के देशों ने स्वयं परस्पर एक दूसरे का सहयोग करने की नीति अपनाई, जिसको हम दक्षिण दक्षिण संवाद के रूप में कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि सार्क ग्रुप जो संगठन बना था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिणी एशियाई देशों का सहयोग संगठन दक्षेस, इसका उद्देश्य ये था कि हम दक्षिण के देश आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। ये उत्तर के देश सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो स्थानीय स्तर के महत्व के विषयों को लेकर के हम एक दूसरे का सहयोग करें, जिससे कि धीरे धीरे करके हम नव उपनिवेशवाद की चंगुल में ना फंसें और अपना स्थानीय विकास कर सकें। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक नवीन प्रवृत्तियां विकसित हुईं, जिन्होंने समय समय पर विश्व की राजनीति को प्रभावित किया और राष्ट्रों के संबंधों को स्थापित करने का आधार बने। आशा है कि इस विषय के अध्ययन के बाद आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ठीक प्रकार से समझ पाएं। धन्यवाद।